हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वीडियोस। मित्रों, हम लोगों ने पढ़ाई शुरू की है हमारे एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स की, जिसमें आपको डेली वीडियोस मिलते हैं इसी चैनल के ऊपर। हम लोग जितने भी आपके स्टैंडर्ड्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू ऑडिटिंग, सबको वन बाय वन कवर करने वाले हैं डिटेल में। तो ये सीरीज आपको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की यानी बेसिकली एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स का एक्सपर्ट नॉलेज प्रोवाइड करने वाला है, क्योंकि हम लोग कंप्लीट टेक्निकल डिटेल्स में इसको पढ़ने वाले हैं। ये सीरीज सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल एंड चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशनल्स तीनों के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि हम एंटायर टेक्स्ट को टारगेट करने वाले हैं, हम कुछ भी स्किप नहीं करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ाई शुरू की है हमारे सबसे पहले डॉक्यूमेंट की, जिसका नाम है प्रीफेस। प्रीफेस मतलब एक इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट। उस प्रीफेस का स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूं। प्रीफेस दो बेसिक पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका कोर टेक्स्ट। कोर टेक्स्ट मतलब आपके पैराग्राफ। जैसे आपका लॉ होता है, कंपनी लॉ, जीएसटी लॉ, इनकम टैक्स एक्ट, उसमें क्या होता है, एक्ट में क्या होते हैं आपके सेक्शंस। सेक्शंस होते हैं, सब सेक्शंस होते हैं, क्लॉजेस होते हैं, प्रोविजंस होते हैं, प्रोविजो फर्स्ट, प्रोविजो इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है लॉ का। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जब आप कोर प्रोविजंस पढ़ोगे तो उसको क्या कहा जाता है, आर्टिकल्स। आर्टिकल 1, 2, 3, क्लॉजेस, सब क्लॉजेस, इस तरीके से। सिमिलरली जो हमारे एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स की टेक्स्ट है, उसमें कोर प्रोविजंस को कहा जाता है पैराग्राफ्स। यानी जो सीरियल नंबरी प्रोविजन होगी उसको कहा जाएगा पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3। दोज आर योर कोर स्टैंडर्ड्स के प्रोविजंस। तो हमारा जो प्रीफेस है उसमें कुल मिलाकर 12 कोर पैराग्राफ्स है जो हमें पढ़ने हैं, और हमारे पढ़ के हो चुके हैं। कंप्लीट वीडियोस मेरे इसी चैनल के ऊपर आपके लिए अवेलेबल हो चुके हैं। इसी के साथ कोर टेक्स्ट पार्ट 1 और उसी के साथ हमारा सप्लीमेंट्री मटेरियल भी मिलता है, जो हमें 3 भागों में डिवाइड करके दिया गया। पहला मटेरियल मॉडिफिकेशंस, दूसरा आता है एनेक्सचर एंड तीसरा आता है अपेंडिक्स। सप्लीमेंट्री स्टडी मटेरियल में भी हमारा 1 और 2 पढ़ाई करके हो चुका है। अब हमारा करंटली शुरू है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक लंबा टेक्स्ट है, तो उसे हम वन बाय वन एक एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से आपका बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने आपके प्रीफेस के डॉक्यूमेंट का आपको बता दिया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे अपेंडिक्स में। अपेंडिक्स में ब्रीफ हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है उसमें पैराग्राफ नंबर 1, 2 हमारा पढ़ के हो चुका है। इस वीडियो में हमारा पूरा का पूरा फोकस होने वाला है पैराग्राफ नंबर 3 के ऊपर। पैराग्राफ नंबर 3 का हेडिंग है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ द ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। यानी हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है, उसमें एक डिपार्टमेंट है, आप उसे कमिटी कह सकते हो, आप उसे आर्म कह सकते हो, एक लिम कह सकते हो, कुछ भी आप नॉमेनक्लेचर दो। मेन बॉडी हमारा इंस्टीट्यूट, उसके में आईसीएआई का काउंसिल, उसके नीचे ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड। तो पैराग्राफ नंबर 3 में हमें क्या पता चलेगा, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है और उनके फंक्शंस क्या है। इन दोनों चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आपकी आंखों के सामने जो है वो ओरिजिनल बेयर टेक्स्ट है। अब यहाँ पर एज यूजुअल ये इंफॉर्मेटिव चीज है, टेक्निकल डिटेल्स नहीं है इसमें, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली आपको हमारे सॉर्टेड नोट्स में लेके जाऊंगा और वहीं से हम लोग पढ़ाई करेंगे। डबल डबल रीडिंग करके टाइम वेस्ट हम नहीं करने वाले हैं। जब हम सेक्शंस को, कोर प्रोविजंस को पढ़ते हैं, तब टेक्निकल लैंग्वेज पढ़ना जरूरी होता है, ताकि हमें सही इंटरप्रिटेशन उसका समझ में आए। इसीलिए हम जब टेक्निकल प्रोविजंस पढ़ते हैं तब पहले सेक्शन का ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ते हैं, उसकी लैंग्वेज समझते हैं, और उसके बाद में फिर हम लोग नोट्स में जाते हैं। तो आ जाओ, फाइनल प्रीफेस का जो हमारा पोर्शन है उसमें मैं आपको लेके चलता हूं। ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ द ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। कुल मिलाकर इसमें 9 पॉइंट्स आपको बताए गए हैं। जब आप इनको डिकोड करोगे तो आपको एक माइंड मैप मिलेगा, वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहला पॉइंट हमें क्या बताता है, आइडेंटिफाइंग न्यू स्टैंडर्ड एरियाज, दैट इज ग्लोबल प्रैक्टिस रिव्यू। यानी पहले तो आप बिजनेस के सिनेरियो का रिव्यू करोगे, एएएसबी रिव्यू करेगा और ये देखेगा कौन से एरिया में नए स्टैंडर्ड्स इशू करने की जरूरत है। देन फॉर्म्यूलेटिंग स्टैंडर्ड, जहां पे डिमांड मिल गई उनको नए स्टैंडर्ड्स की, पूरा का पूरा डेटा गैदर करेंगे और उस हिसाब से स्टैंडर्ड्स को डेवलप करना शुरू करेंगे। पॉइंट नंबर 3, रिव्यू एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स। आज की डेट तक जितने भी स्टैंडर्ड्स इशू कर दी है उनका रिव्यू करते रहो, अगर उनमें कोई अमेंडमेंट्स लाने हैं तो वो अमेंडमेंट्स लेके आ जाओ। देन डेवलपिंग गाइडेंस नोट। ऐसा होता है कि जो एक्चुअल स्टैंडर्ड होते हैं उस स्टैंडर्ड में सारी की सारी चीजें इंक्लूड
नहीं हो सकती, क्योंकि क्या होता है जब हम स्टैंडर्ड बना लेते हैं उसके बाद अगर बिजनेस में कोई नया सिनेरियो आता है तब क्या करेंगे, या फिर एग्जिस्टिंग प्रोविजंस में कोई किसी को डाउट आता है, किसी को कोई कंफ्यूजन होता है तब क्या करेंगे। तो ऐसे केसेस में हमारा इंस्टीट्यूट क्या करता है, गाइडेंस नोट्स को बनाता है ताकि हमारे जो स्टैंडर्ड्स है उनको सही तरीके से इंप्लीमेंट आप कर सको। देन रिव्यूइंग एग्जिस्टिंग गाइडेंस नोट, यानी इंस्टीट्यूट क्या करता है, न्यू स्टैंडर्ड्स इशू करो, एग्जिस्टिंग को रिव्यू करो, अमेंडमेंट्स लेके आओ, इस तरीके से काम हो रहा है। देन इशू जनरल क्लैरिफिकेशन, ये जो जनरल क्लैरिफिकेशंस होते हैं ये मैंडेटरी होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड्स मैंडेटरी है वैसे ही जनरल क्लैरिफिकेशंस भी मैंडेटरीली फॉलो करने पड़ते हैं एज इट इज। गाइडेंस नोट रिकमेंडेटरी होती है, ठीक है। देन पॉइंट नंबर 7, पब्लिशिंग सपोर्ट लिटरेचर यानी गाइड्स, मैनुअल्स एंड स्टडीज। उसके बाद पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस, रिकमेंडिंग ऑडिट टूल्स एंड पोर्टल्स एंड अल्टीमेटली फाइनली 9 पॉइंट्स का यानी पूरे टॉपिक का कंक्लूजन। इस तरीके से हम लोग 9 मुद्दों में इंस्टीट्यूट का जो AASB ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड है उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस को समझेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, identify the area where new standards are required and review the existing one, issue new standards, review existing, ये उनका ऑब्जेक्टिव है। फंक्शंस क्या है, न्यू स्टैंडर्ड्स को फॉर्मुलेट करो, गाइडेंस नोट इशू करो, सपोर्टिव लिटरेचर इशू करो, ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करो, इस तरीके से। तो 2 मेन ऑब्जेक्टिव है, नए स्टैंडर्ड्स इशू करो, एग्जिस्टिंग का रिव्यू करो, इशू एंड रिव्यू ये 2 चीज़ें हैं। एंड फंक्शंस, ये 9 फंक्शंस हमारा AASB परफॉर्म करता है। देन पॉइंट नंबर 1, आइडेंटिफाइंग एरियाज फॉर न्यू स्टैंडर्ड्स बेस्ड ऑन ग्लोबल प्रैक्टिसेस, क्लॉज 1 उसकी टेक्स्ट है यहाँ पर। की पॉइंट्स क्या पता चलते हैं हमें, AASB स्टडीज ग्लोबल ऑडिट ट्रेंड्स एंड इनोवेशंस, पूरा ग्लोबल सिनेरियो प्लस डोमेस्टिक सिनेरियो दोनों का एनालिसिस और स्टडी किया जाता है। देन इट आइडेंटिफाइज गैप्स और एमर्जिंग नीड्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, भारत में और इंप्रूवमेंट कहाँ पर हो सकती है वो गैप्स फाइंड आउट करता है। देन एंश्योर्स इंडियन स्टैंडर्ड्स रिमेन करंट एंड ग्लोबली अलाइंड, और बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ खुद को अलाइन कर लेता है। देन इसका उदाहरण क्या हो गया, adoption of standards on auditing digital assets और ESG reporting as they emerge globally। तो एग्जाम्पल भी आपको रियल लाइफ मैंने यहाँ पर दे दिया है। डिजिटल एसेट का ऑडिट कैसे होगा, जैसे क्रिप्टो करेंसी आ गई, कोई डिजिटल NFT वगैरह आ जाता है आपका, तो वो सारी चीज़ें, और कोई डिजिटल एसेट होगा तो उसका ऑडिट कैसे होगा, उसका वैल्यूएशन कैसे होगा, उसकी क्या क्या कंप्लायंस है, ये सारी बातें आपके इसमें कवर हो जाती है। देन पॉइंट नंबर 2, फॉर्म्युलेटिंग एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, उसका ओरिजिनल टेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर क्लॉज 2 का। की पॉइंट्स क्या ध्यान में आते हैं हमारे, कोर फंक्शन है यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड्स। अब यहाँ पर कोर फंक्शन आपको क्लॉज नंबर 2 में मिलता है, वो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड्स। अथॉरिटेटिव मतलब जो लीगली बाइंडिंग है, मैंडेटरीली फॉलो करने पड़ेंगे। Engagement standards includes standards on audit, standards on review engagement, standards on assurance engagements and standards on related services. Plus एक quality control standard भी issue किया जाता है to ensure consistent audit quality, यानी ये 4 में से कोई भी सर्विस आप दोगे तो उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए एंड क्वालिटी होनी चाहिए, और इसीलिए आपको क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड यानी SQC को फॉलो करना पड़ता है। स्टैंडर्ड्स गो थ्रू काउंसिल अप्रूवल बिफोर बिकमिंग मैंडेटरी, यानी AASB सारा कुछ तैयारी कर लेगा एंड फाइनल अप्रूवल के लिए किसके पास जाएगा, ICAI के काउंसिल के पास जाएगा। अगर अप्रूव होता है सो दैट बिकम्स एन एस्टैब्लिश्ड एंड एप्लीकेबल स्टैंडर्ड। अगर रिजेक्शन में जाता है तो फिर से रिव्यू होगा उसका, जो जो चेंजेस करने हैं वो अमेंडमेंट चेंजेस किए जाएंगे एंड फिर से ICAI काउंसिल के पास अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। देन पॉइंट नंबर 3, रिव्यूइंग एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स। इसमें की पॉइंट्स क्या आते हैं आपके सामने, स्टैंडर्ड्स आर नॉट स्टैटिक, दे मस्ट इवॉल्व with law and regulation changes, technological advancements and industry transformation. AASB ensures standards are updated, revised or even withdrawn if outdated। तो भाई साहब
हमारे जो स्टैंडर्ड्स है वो एक बार इशू कर दिए तो वैसे ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। सिनेरियो जैसे जैसे चेंज होगा हमारे स्टैंडर्ड्स भी इवॉल्व होने चाहिए, अमेंडमेंट्स होने चाहिए उसमें। तो उसी के साथ लॉ चेंज हुआ तो लॉ के हिसाब से स्टैंडर्ड्स को चेंज करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी कुछ चेंज हुई तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसका कंसिडरेशन करके फिर हमें हमारे बेस्ट प्रैक्टिसेस को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्मेशन, कोई नई इंडस्ट्री इवॉल्व होती है या फिर जैसे अभी एआई रिवॉल्यूशन आ रहा है तो उसके हिसाब से हमें ऑडिटिंग टेक्निक्स हमारी चेंज करनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड्स चेंज करने पड़ सकते हैं, बहुत सारे चेंजेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि जो बिजनेस सिनेरियो है वो डेली बेसिस पे इवॉल्व होते रहता है। देन ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड एंश्योर्स तो उसका फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे जो भी स्टैंडर्ड्स है विथ रिस्पेक्ट टू ऑडिटिंग वो हमेशा अपडेटेड रहने चाहिए, वो रिवाइज्ड होने चाहिए, एंड जो चीज़ें आउटडेटेड हो चुकी है भाई साहब उनको विड्रॉ कर लो, अननेसेसरी बर्डन हमारे मेंबर्स के ऊपर मत रखो। देन पॉइंट नंबर 4, डेवलपिंग गाइडेंस नोट्स। क्लॉज 4 क्या कहता है, की पॉइंट्स देखो। गाइडेंस नोट्स आर रिकमेंडेटरी नॉट मैंडेटरी। गाइडेंस नोट्स का नेचर कैसा है भाई, वो रिकमेंडेशन है। इंस्टीट्यूट कहता है यू शुड फॉलो एंड यू शुड ट्राई टू फॉलो। अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका वैलिड जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। सर्व एज प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन गाइड। अब ये जो गाइडेंस नोट्स होते हैं ना वो आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है वो बताते हैं। गाइडेंस नोट्स मे कवर clarification of an existing standard, industry specific audit, example bank audits and NBFC, यानी गाइडेंस नोट ऑन बैंक ऑडिट, गाइडेंस नोट ऑन NBFC, इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स इशू हो सकते हैं। जब आप हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाओगे वहां पर सबसे ऊपर का जो मेनू बार होता है वहां पे जाके रिसोर्सेस में जाओगे तो रिसोर्सेस में आप जितने भी इंस्टीट्यूट ने इशू किए गए स्टैंडर्ड्स है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हो। मैंने भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड किए हैं जो मैं आपको यहाँ पर जिनके बेसिस के ऊपर पढ़ा रहा हूँ मैंने हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड किए हैं। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर आपको सारे स्टैंडर्ड्स, सारे गाइडेंस नोट्स, सारे टेक्निकल नोट्स सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको जेन्युइनली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है और जेन्युइनली एक एक्सपर्ट बनना है इन योर स्पेसिफिक निश, इन योर स्पेसिफिक कैटेगरी, तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए। उसके बाद में जनरल ऑडिट चैलेंजेस, एग्जांपल गोइंग कंसर्न, फ्रॉड रिस्क एक्सेट्रा, इनके बारे में भी गाइडेंस नोट आ सकती है। पॉइंट नंबर 5, रिव्यूइंग एग्जिस्टिंग गाइडेंस नोट्स। क्लॉज नंबर 5 में आपको रिव्यू का फंक्शन मिलता है। की पॉइंट क्या है उसका, लाइक स्टैंडर्ड्स गाइडेंस नोट्स ऑल्सो नीड पीरियोडिक रिव्यू, यानी जैसे स्टैंडर्ड्स आउटडेटेड हो जाते हैं वैसे ही अगर स्टैंडर्ड में चेंज हुआ तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट गाइडेंस नोट पे भी पड़ने वाला है, क्योंकि जो गाइडेंस नोट है वो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, एग्जिस्टिंग सिनेरियो को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं वही बताते हैं। तो आपका फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट अगर चेंज होता है तो आपका सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट जो है गाइडेंस नोट वो भी चेंज डेफिनेटली होगा। कॉमन सेंस वाली बात है। ensures they align with latest regulatory updates, evolving audit methodologies, new tools and practices। तो बेसिकली लेटेस्ट अपडेट्स सारे के सारे हमारे गाइडेंस नोट में इंटीग्रेट करने की जिम्मेदारी हमारे AASB की बनती है। फंक्शन नंबर 6, इशूइंग जनरल क्लैरिफिकेशंस। की पॉइंट क्या कहता है यहाँ पर, जनरल क्लैरिफिकेशंस इज इक्वल्स टू मैंडेटरी इंटरप्रिटेशंस। जनरल क्लैरिफिकेशन, अब ये जो क्लैरिफिकेशन वर्ड है इसका मतलब क्या हुआ कि जो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड है उसमें जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन या सब जो भी बातें कही गई है उसके बारे में फर्दर क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कोई अलग से स्टैंडर्ड इशू नहीं हो रहा है या अलग से कोई नया मटेरियल इशू नहीं हो रहा है, यहाँ पर एग्जिस्टिंग प्रोविजंस का क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है कि भाई साहब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है और वो मैंडेटरीली फॉलो करना पड़ता है। इसीलिए पहला पॉइंट एकदम समराइज मैंने कर दिया कि भाई साहब जनरल क्लैरिफिकेशंस यानी मैंडेटरी इंटरप्रिटेशंस, मेंबर्स को कंपलसरीली जनरल क्लैरिफिकेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। देन जनरल क्लैरिफिकेशंस आर इशूड व्हेन देयर्स एम्बिग्यूटी इन स्टैंडर्ड। अगर किसी प्रोविजन में कोई कंफ्यूजन है, एक ही प्रोविजन का 2 या 3 या 4 प्रकार के इंटरप्रिटेशन है, कौन सा इंटरप्रिटेशन फाइनल है, वो सारी बातें जनरल क्लैरिफिकेशंस में आपको बता दी जाएगी। प्रैक्टिशनर्स फेस कंसिस्टेंट डिफिकल्टी इन एप्लीकेशन। बहुत बार ऐसा लगता है कि यार ये तो बुकिश नॉलेज है, अब ये बुकिश नॉलेज मैं रियल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करूँ, तो उसके बारे में क्लैरिफिकेशन आपको इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर देगा। कैरीज मैंडेटरी अथॉरिटी सिमिलर टू स्टैंडर्ड्स। ऑब्वियसली नया स्टैंडर्ड इशू नहीं कर रहा है, कोई नया डॉक्यूमेंट नहीं है, जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उसी जो मैंडेटरी नेचर की एग्जिस्टिंग
प्रोविजंस है उन्हीं के बारे में क्लैरिफिकेशन दे रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये भी मैंडेटरी नेचर का ही हो जाता है। देन पॉइंट नंबर 7, पब्लिशिंग टेक्निकल गाइड्स, प्रैक्टिस मैनुअल्स एंड स्टडीज। क्लॉज नंबर 7 में आपको ये बातें पता चलती है। की पॉइंट क्या कहता है? दीज आर एजुकेशनल रिसोर्सेज नॉट अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड्स। हमारे जो स्टैंडर्ड्स है वो मैंडेटरीली फॉलो करने पड़ेंगे। स्टैंडर्ड्स के साथ ही जनरल क्लैरिफिकेशंस जो है वो मैंडेटरीली फॉलो करने पड़ेंगे। प्लस जो हमारी गाइडेंस नोट्स है वो रिकमेंडेटरी नेचर की होती है, उनको मैंडेटरीली फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इंस्टीट्यूट कहता है कि भाई साहब आप फॉलो करिए। अगर आप फॉलो नहीं करते हो, कोई अलग ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर फॉलो करते हो, तो आपको वैलिड जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। लेकिन ये जो हमारे टेक्निकल गाइड्स, प्रैक्टिस मैनुअल्स एंड स्टडी पेपर्स है, ये ना तो मैंडेटरी नेचर के है ना तो रिकमेंडेटरी नेचर के। ये कैसे है? ये है हमारे एजुकेशनल रिसोर्सेज, यानी फर्दर आपको डीप रिसर्च करना है, नॉलेज गेन करना है, तो ये एजुकेशनल रिसोर्सेज आप रेफर कर सकते हो। एम्ड टू बिल्ड कैपेसिटी एंड अवेयरनेस अमॉन्ग प्रोफेशनल्स। एग्जाम्पल्स: टेक्निकल गाइड्स ऑन इंटरनल ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर, प्रैक्टिस मैनुअल फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ बैंक्स। ऐसे स्पेसिफिक एरियाज में ये आपको टेक्निकल गाइड्स, उसके बाद में प्रैक्टिस मैनुअल्स एंड स्टडी पेपर्स मिल जाएंगे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर। देन पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है? पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटिंग। मतलब क्या है इसका? AASB actively engages with international bodies like IAASB, IFAC and other global standard setters. अब ये जो IAASB है, this specifically work for in auditing standards, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए भी हो सकता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के स्टैंडर्ड्स होते हैं, इंटरनेशनल बॉडीज इशू करती है। ICAI एक्टिवली उनमें उन स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। It sends feedback on exposure drafts, discussion papers, etc. This ensures Indian perspective is included in global deliberations. यानी हमारा जो वॉइस है वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। ये सबसे मेन जिम्मेदारी हमारे ICAI की है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई साहब इंडिया को पूरा ही निगलेक्ट कर दिया। हमारी इमेज फॉलोअर की इमेज नहीं होनी चाहिए। हम फॉलो भी करते हैं, हम इनपुट भी देते हैं, और हमारी बात वहाँ पर एक्सेप्ट होके हमारे हिसाब से भी सिनेरियो बनने चाहिए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस में। तो रिप्रेजेंटेशन हमारा होना चाहिए। पॉइंट नंबर 9, रिकमेंडिंग ऑडिट टूल्स, पोर्टल्स एंड ऑटोमेशन एड। यानी क्या होता है कि हमारे जो प्रोफेशनल्स है, पहले क्या होता था, सब काम मैन्युअल होता था। अब जब से कंप्यूटर आ गए, अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर्स आ गए, टूल्स आ गए। सबसे मेजरली क्या यूज़ होता है? अकाउंटिंग के लिए टैली होता है। उसके बाद में टैली जैसे बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स आ गए, फिर SAP हो गया, ओरेकल हो गया, इनके जैसे एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर्स आ गए, यानी पूरे के पूरे सिस्टम डेवलप हो गए, इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसके बाद क्या हुआ, आपके सेल परचेस अलग अलग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स हो गए। पेरोल का अलग मॉड्यूल, एक्सपेंसेस का अलग मॉड्यूल, अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, एसेट अकाउंटिंग, ये सारा बहुत बाइफर्केशन करके सही तरीके से अकाउंटिंग किया जाता है। उसी के साथ साथ ऑडिट करने के लिए मेजरली क्या होता है, डेटा एनालिसिस के लिए MS एक्सेल का यूज़ होता है ना, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है। उसमें से बहुत सारे एनालिटिकल फ्रेमवर्क्स बना के रखे होते हैं, या फिर रेडीमेड ऑडिट करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। उनमें से उनको रिकमेंड करना, आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, ये सारी बातें बनाना, ये भी फंक्शन हमारा इंस्टीट्यूट परफॉर्म करता है। की पॉइंट क्या होता है? AASB प्रमोट्स यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर ऑडिट क्वालिटी। टेक्नोलॉजी का हम जहाँ पे भी यूज करेंगे वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी, क्वालिटी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, टाइमली मैनर, ये सारे के सारे हमको बेनिफिट्स मिलते हैं। टेक्नोलॉजी क्या होता है? टेक्नोलॉजी जब हम यूज़ करते हैं तो रिपीटेटिव टास्क जो है उसमें एरर्स कम हो जाते हैं। और हमारा जो पहले ऑडिट जब मैन्युअली होता था तब मैन्युअली सब कुछ टिक करो, अब हम क्या करते हैं, बाइफर्केट कर लेते हैं, हाई वैल्यू आइटम, मिडल वैल्यू आइटम, लो वैल्यू आइटम। उसके हिसाब से ऑडिट का सैम्पलिंग, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग कर लेते हैं, सारे हाई वैल्यू आइटम्स को ऑडिट कर लेते हैं, प्रॉपरली पेपर चेक कर लेते हैं, तो एक फ्रेमवर्क सेट हो जाता है। तो जो काम 4 घंटे में होने वाला है, हो सकता है टेक्नोलॉजी की मदद में वो 2 घंटे में खत्म हो जाए। फिर आप रिपोर्टिंग करते हो, फिर आप फाइनलाइज करते हो, इस तरीके से काम होता है। तो ऑडिट की पूरी प्रोसेस को टेक्नोलॉजी क्या करती है, टाइम फ्रेम उसका श्रिंक कर देती है। कम समय में ज्यादा काम आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। AASB promotes use of technology for audit quality. It can recommend audit software, that is checklist tools, working papers, etc., documentation platforms, data analytics tool, portals for regulatory filings or audit compliance purpose, enhance efficiency, accuracy and compliance. फिर
इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ AASB, इस पूरे के पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन क्या है? The Auditing and Assurance Standard Board plays a central role in standard setting and implementation support for audit professionals in India. It operates in a globally connected yet domestically rooted framework with responsibilities that span creating, reviewing, and supporting the application of standards, educating professionals via guides and notes, modernizing practices through technological tools, influencing international standards through active participation. This ensures Indian chartered accountants can operate with global competence and local compliance clarity. बेसिकली क्या कहते हैं लोग कि इंटरनेशनल सिनेरियो प्लस डोमेस्टिक सिनेरियो, इन दोनों जगहों पर बेस्ट प्रैक्टिसेस को कस्टमाइज करके हमें अपना सिनेरियो डेवलप करते जाना है और ये सारी बातों का ध्यान, ये सारी बातें हमें फुलफिल करनी है। तो इस हिसाब से दोस्तों हमारा जो पैराग्राफ नंबर 3 है जो हमें पढ़ाता है ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, एकदम सही तरीके से सुलझे हुए मैनर में मैंने आपको डिलीवर कर दिया है। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई है और वीडियोस आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। तो ये वीडियो होता है यहाँ पर समाप्त, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर जरूर करिए।